नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी का यूनिट टेस्ट देखेंगे। दोस्तों आज का यूनिट है, इसकी बात करेंगे हम यूनिट 4 की बात करेंगे, जो कि हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें हम एमपी ज्योग्राफी का देखेंगे कि किस तरह से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं और किस तरह से एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा। तो दोस्तों दक्षिणी सीमा की बात किया है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि हमें देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट तो उत्तरी अक्षांश हमें देखने को मिलेगा। राइट। अगला क्वेश्चन बात करें भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय दोस्तों हमें सबको पता है कि 82 डिग्री पर हमें देखने को मिलेगा। 82 डिग्री 30 मिनट पर हमें देखने को मिलेगा। और ये कौन सा? पूर्वी देशांतर, ना कि पश्चिमी। राइट। तो ये हमें स्पेशल रूप से याद रखना दोस्तों, पूर्वी देशांतर। राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। से दोस्तों कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की। भारत की जो तटरेखा की लंबाई पूछी जा रही है दोस्तों, तो भारत की तटरेखा की लंबाई कुल लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। यदि याद हो तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। राइट। अगली बात करेंगे दोस्तों हम कि प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो दोस्तों ये जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्राचीन भारत की जो भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार हमारा जो भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों क्या बोले इसका आंसर होगा? इसका आंसर हमारा जम्बू द्वीप देखने को मिलेगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों हम ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो याद होना भी चाहिए कि जो गुजरात है दोस्तों, इसकी तटरेखा हमें सबसे अधिक देखने को मिलेगी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? तो दोस्तों ये पूछा था कि कौन सी जो है रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती। दोस्तों मध्य प्रदेश की हमें देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर हमारा कर्क रेखा आएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सी राज्य से नहीं होकर गुजरती। दोस्तों इसका आंसर हमें ओडिशा देखने को मिलेगा। राइट। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनसे तो दोस्तों होकर ही गुजरती है, लेकिन दोस्तों उड़ीसा से हमें होकर नहीं देखने को मिलेगी। राइट। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है, तो यदि ट्रिक यदि आपको हो तो आप ट्रिक से भी आंसर इसका निकाल सकते हो। भारत की जो मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप कौन अलग करता है? दोस्तों ये पूछा गया है कि जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप कौन से अलग करता है? तो दोस्तों पंबन चैनल हमें याद रखना दोस्तों, ये भी हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है। वही हमें पता ही होना चाहिए कि जो भारत थे की जो मुख्य भूमि से जो रामेश्वर द्वीप है उसको पंबन चैनल क्या है? पंबन चैनल अलग करता है। तो पंबन चैनल रामेश्वर और भारत के बीच हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। 10 डिग्री तो दोस्तों अंडमान निकोबार के बीच में हमें देखने को मिलेगा। राइट। डंकन पासेस दोस्तों ये अंडमान और इसके बीच में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है। लिटिल अंडमान एवं तो दोस्तों यहाँ हमें क्या दोस्तों लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा, और यहाँ साउथ अंडमान इसके बीच में दोस्तों हमें डंकन पासेस देखने को मिलेगा। राइट। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो डंकन पास है दोस्तों हमें दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच या छोटा अंडमान के बीच में देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप समूह की बात किया दोस्तों कि जो लक्षद्वीप समूह है वो हमें कहाँ देखने को? दोस्तों सबको पता है कि अरब सागर में हमें देखने को मिलेगा। तो भारत का जो लक्षद्वीप समूह है दोस्तों हमें अरब सागर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि कोंकण तट हमें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? तो कोंकण मतलब गोवा की बात की जा रही है, तो गोवा से लेकर हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा? दमन तक देखने को मिलेगा। तो कोंकण क्या है दोस्तों? कोंकण तट हमें क्या है? गोवा से दमन तक हमें देखने को मिलेगा। राइट। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ हमें मेघालय में देखने को मिलेगी और ये पूर्वोत्तर पहाड़ी का हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा पूर्वोत्तर पहाड़ी का हिस्सा हमें देखने को मिला। तो गारो खासी जयंती दोस्तों हमें पूर्वोत्तर पहाड़ी हमें देखने को मिलेगी। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश से? तो मतलब दोस्तों जो पूछा रहा है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से है, तो इसकी सीमा हमें भूटान से देखने को मिलेगी। तो भूटान से क्या दोस्तों सबसे छोटी स्थलीय सीमा देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनता में से? दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, समुद्री मैदान। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमारा क्या है? पेनिनसुलर पठार दोस्तों क्या है हमें देखने को मिलेगा कि सबसे प्राचीनतम क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अगली बात करेंगे द्वीप की कहाँ पर हमें कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों कि द्वीप स्थित है। द्वीप कहाँ है? कच्छ के खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की। दोस्तों हमें दमन द्वीप कहाँ देखने को मिलेगा? खंबात की खाड़ी में हमें देखने को मिलेगा। तो द्वीप हमें क्या है? खंबात की खाड़ी में देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या पूछी आई दोस्तों, इसमें टोटल ये भी दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या क्या दोस्तों 36 हमें देखने को मिलेगी। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काला पानी को तो अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग वहाँ फांसी देते थे या सजा देते थे। इसका आंसर है दोस्तों सियाचिन। तो सियाचिन को क्या है? सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें सी देखने को
क्या देखने को, डी देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या है, सफ़ेद पानी। कितने वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी, तो इसका आंसर है दोस्तों सियाचिन को। ठीक है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल दोस्तों हमें लद्दाख देखने को मिलेगा, राइट। तो लद्दाख हमारा क्या है, हमारा कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो भारत में कोल्ड डेजर्ट हमें लद्दाख देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा नगर क्या है, कर्क रेखा से निकटतम दूरी की बात करें दोस्तों सबसे निकटतम अगरतला, गांधी, ठीक है, गांधीनगर, जबलपुर, और अगला और देख लेते हैं, और उज्जैन। तो दोस्तों हमें क्या है, अगरतला क्या सबसे पास देखने को मिलेगा। तो इनमें से क्या दोस्तों, अगरतला भी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल होता है, तो नेगेटिव मार्किंग वाले में तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों इसमें पूछा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब रॉन्ग आंसर में फाइंड आउट करना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड से समुद्र की सीमा की लंबाई 6100 है। ये तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ाई है कि यह मुख्य स्थल खंड से समुद्री सीमा दोस्तों कितनी है, 6100 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। भारत की जो देशांतरी विस्तार है क्या है, पूरब में क्या है 68.7, और ये क्या दोस्तों विस्तार पूर्वी से लेकर 97 है। तो दोस्तों के जिसको याद होगा, ठीक है, 97, 25, और भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 6.4 से 37.6 तक। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, रॉन्ग हमें डी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को भी छोड़ा जाना ही बेहतर होता है यदि रटी हुई चीज़ें याद नहीं हो तो। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में है, तो दोस्तों भारत हमें क्या है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो दोस्तों यदि पूरी पृथ्वी को ये मान लिया जाए, इस तरह से काट दिया जाए, तो भारत हमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, राइट। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो दोस्तों इसमें पूछा रहा है कि किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो गुजरात से सटा हुआ है, यस। महाराष्ट्र से नहीं है, हरियाणा से है, यस। उत्तर प्रदेश से है, यस। तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कि जो है राजस्थान क्या है, सटा हुआ नहीं है। किससे सटा हुआ नहीं है, महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। तो महाराष्ट्र क्या बाउंड्री शेयर नहीं करता है। संघ शासित प्रदेश की बात की है दोस्तों कि संघ शासित प्रदेश हमारा दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित किन राज्यों के बीच स्थित है, तो दादर और नगर हवेली दोस्तों क्या है, इसका आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच हमें देखने को मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच क्या दोस्तों हमें दादर नगर हवेली देखने को मिलेगा। तो दादर और नगर हवेली क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच हमें देखने को मिलेगा। तो दादर नगर हवेली दोस्तों हमें गुजरात और महाराष्ट्र के बीच देखने को मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, दोस्तों इसमें पूछा रहा है कि जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। ठीक है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो दोस्तों ये हमें कहाँ, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो जवाहर सुरंग दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रूप से हमें याद रखना चाहिए कि जो जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग या टनल हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी, राइट। भारत का पूर्वतम स्थान, तो भारत का सबसे पूर्वी स्थान की बात की है दोस्तों कि जो भारत का सबसे पूर्वी स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो दोस्तों ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या दोस्तों हमें सबसे पूर्वी स्थान और सबसे दक्षिणी स्थान की बात करें तो ये हमें गुजरात देखने को मिलेगा, राइट। सॉरी, दक्षिणी की बात नहीं, पश्चिमी की बात कर रहा हूँ। तो पश्चिमी भाग यदि बात करें तो गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी, तो दोस्तों उसकी राजधानी कुर्नूल थी, राइट। तो ये भी दोस्तों का एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर का भाग नहीं है, तो मेघालय है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पश्चिम बंगाल हमें 7 सिस्टर के बीच में नहीं देखने को मिला। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ठीक है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। ठीक है, इसका आंसर हमने देख लिया। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग प्रदेश, तो भारत का जो सबसे अधिक विस्तृत भूभाग वाला प्रदेश कौन सा, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिणी पठार। तो दोस्तों दक्षिणी पठार दोस्तों हमें सबसे अधिक विस्तारित और फैला हुआ देखने को मिलेगा, राइट। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य की बात की है दोस्तों कि भारत के 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये दोस्तों सही है, हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हमें देखने को मिलेगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का 3 बड़े राज्य हमें देखने को मिलेंगे। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से, तो कौन सा प्रदेश है दोस्तों, तो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश का आंसर हम नहीं दे सकते, और पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी दे सकते, और मेघालय तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि मेघालय तो बीच में। तो इसका आंसर दोस्तों हम क्या दे सकते हैं, सिक्किम। तो सिक्किम की जो सीमा है दोस्तों क्या है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो यस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम की सीमा दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, राइट। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है, तो दोस्तों अरावली, इधर हमें अरावली मिलेगा देखने को और विंध्य देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बीच हमें कौन सा पठार देखने को मिलेगा, तो ये दोस्तों हमें मालवा का पठार देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसका आंसर हमें मालवा का पठार देखने को मिलेगा, राइट। तो मालवा का पठार क्या है, विंध्य एवं अरावली के बीच हमें देखने को मिलेगा, राइट।
कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में से गुजरती है? तो दोस्तों गुजरात से यस, झारखंड यस, असम यस, मिजोरम यस। तो दोस्तों हमें क्या है, असम से तो बिल्कुल ही, क्योंकि असम सबसे ऊपर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मिजोरम हमारा सही था। तीसरा जहाँ तीसरा पहले हम देखेंगे कि तीसरा कहाँ कहाँ पर है। तो तीसरा जहाँ पर उसको हम काट देंगे, तो तीसरा दोस्तों इसका आंसर हमें क्या है, 1 2 4। तो असम और मिजोरम, क्योंकि दोस्तों ये इस तरह से लटका हुआ मिजोरम हमें दिखता है, तो यहाँ से भी क्या हमें देखने को मिलेगी, हमें कर्क रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 1 2 4 देखने को मिलेगा, राइट। तो 1 2 4 हमें क्या है दोस्तों देखने को मिलेगा हमारा आंसर। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट क्या है, पर्वत है, पठारों का ढलान है, पठार है या पढ़ाई है। तो पठारों के ढलान हमें देखने को मिले, तो पश्चिमी घाट में क्या दोस्तों हमें पठारों के ढलान देखने को मिले। तो पश्चिमी घाट में क्या दोस्तों हमें पठारों के ढलान देखने को मिलेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है किसके कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतीय विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कारण से। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन क्या फैक्चुअल होते हैं, और क्योंकि ये पूछा रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहलाता है। तो दोस्तों हम सब जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम क्या है दोस्तों अक्षांशों के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो क्योंकि भारत दोस्तों का इस एरिया में पड़ता है, ठीक है, भारत का हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब है कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वह निर्धारित करता है कि कौन सा क्षेत्र किस प्रदेश में। तो इसका आंसर हमें अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा। तो अक्षांशीय विस्तार के कारण हमें देखने को मिलेगा कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो पूर्वी का तो तटीय मैदान है, जो पूर्व का तटीय मैदान है उसको हम क्या नाम से भी जानते हैं? तो इसका दोस्तों कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका आंसर है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान को हम क्या पूर्वी तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो दोस्तों जब हम भारत को करते हैं तो ये दोस्तों इस तरह से हमारी तो तटरेखा में देखने को मिलेगी। तो ये इधर ये वाला जो एरिया है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, ये वाला जो एरिया है हमें पूर्वी तटीय मैदान हमें कोरोमंडल तट के नाम से देखने को मिलेगा, राइट। अब देखते हैं दोस्तों झारखंड किस गोलार्ध में। तो दोस्तों झारखंड की बात करें तो दोस्तों यदि मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश इस तरह से है और हमें झारखंड देखने को मिलेगा। तो झारखंड को दोस्तों हम पश्चिमी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों उत्तर सही है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलेगा। तो झारखंड का दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में हमें झारखंड देखने को मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या हमें झारखंड। तो ये दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैप बनाकर किया जा सकता है। अब बात करेंगे कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, तो मतलब गलत बताना है। तो कोयली गुजरात, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम और मनाली तमिलनाडु। तो दोस्तों क्या है, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, नागपट्टनम। ठीक है, क्या है, नागपट्टनम हमें आंध्र प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। तो नागपट्टनम क्या दोस्तों हमें आंध्र प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह। तो दोस्तों प्रवाल भित्ति वाला मतलब कोरल रीफ वाला द्वीप समूह की बात करें तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह वाला दोस्तों अंडमान निकोबार। तो यस बिल्कुल है, ठीक है, मिनिकॉय भी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन जो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रवाल का से ही बना तो ये हमें लक्षद्वीप द्वीप देखने को मिलेगा। तो लक्षद्वीप क्या दोस्तों पूरी तरीके से हमें प्रवाल द्वीप कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप समूह देखने को मिलेगा। तो प्रवाल द्वीप की बात करें दोस्तों तो हमारा लक्षद्वीप हमें देखने को मिलेगा। अगली बात करें दोस्तों, भारत मुख्य कितने महासागर मिलते हैं। तो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर, तो हिंद महासागर ओनली वन ही देखने को मिलेगा, राइट। इसका आंसर हमें क्या दोस्तों ओनली वन देखने को मिलेगा कि भारत में का जो मुख्य भूभाग में कितने सागर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो भारत के अंदर क्या है दोस्तों, इस तरह से बात करें तो इधर तो अरब सागर आता है, इधर का था बे ऑफ बंगाल, लेकिन इतना पूरा एरिया दोस्तों हमें देखने को मिलेगा हिंद महासागर का क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। तो जो मेनलैंड इंडिया का बात करेंगे दोस्तों तो ये हमें इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, राइट। अगली बात करेंगे दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों ये भी क्या है, एक प्रकार का फैक्चुअल डेटा है, तो ये हमें याद ही रहना चाहिए, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन, तो भारत में सबसे ऊंची लंबी चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन क्या है, सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलेगी। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है, गॉडविन ऑस्टिन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी श्रृंखला असम में स्थित है। तो दोस्तों जो पूछा रहा है कि हिमालय की जो पर्वत चोटी जो असम में स्थित है, तो नंदा देवी, नमचा वर्मा, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो नमचा वर्मा दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। तो नामचा वर्मा दोस्तों क्या है, हमें असम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, असम में दोस्तों हमें नामचा वर्मा देखने को मिलेगा। असम में क्या दोस्तों, नामचा वर्मा हमें देखने को मिलेगा।
नंदा देवी की बात करें तो दोस्तों नंदा देवी तो उत्तराखंड में था, ठीक है ना। तो नंदा देवी क्या दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो नंदा देवी क्या दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो नंदा देवी दोस्तों हमें क्या है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो नंदा देवी दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अगली बात करेंगे दोस्तों काराकोरम पर्वत के बारे में बात की जा रही है। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी नाम क्या है? पूर्व मतलब पहले का नाम क्या था दोस्तों? काराकोरम को हम केटू या कृष्णागिरी, तो कृष्णागिरी के नाम से भी जानते थे दोस्तों। केटू भी एक हमारी पर्वत चोटी है, हिट है। और कृष्णागिरी की बात करेंगे तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को हम पहले कृष्णगिरी के नाम से भी जानते थे। इस अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग विभक्त किया गया था दोस्तों? सतलज और काली की बात की जाए तो सतलज और काली की बात करें तो सतलज में हमें कौन सा कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा, ठीक है। सतलज के बाद पंजाब के बाद दोस्तों हमें कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा। दोस्तों सिंध हिमालय, ठीक है, कुमायूं, और फिर ये तीसरे नंबर पे हमें कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा कुमायूं हिमालय आंसर आएगा। तो सतलज और काली नदी की बात किया जाए तो सतलज एवं काली नदियों के बीच हमें कुमाऊं हिमालय देखने को मिलेगा। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय की बात करें दोस्तों हमें कुमाऊं हिमालय देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम की बात करें तो पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से, तो दोस्तों हमें पूरब से पश्चिम की ओर का क्रम बताना है, ठीक है। पहला तो नाम दिया गया है जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। तो दोस्तों पूरब से पश्चिम हमें बताना है। तो जास्कर, पीर पंजाल और काराकोरम। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या है काराकोरम देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों क्या है काराकोरम के बाद हमें इधर लद्दाख देखने को मिलेगा। लद्दाख देखने के बाद क्या दोस्तों हमें फिर जास्कर देखने को मिलेगी और इधर पीर पंजाल। तो इस तरह से यदि बात करें तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 हमें देखने को मिलेगा। तो 3 4 1 2 हमारा आंसर देखने को मिलेगा, राइट। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 क्या है हमारा आंसर देखने को मिलेगा, राइट। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच है। तो कुल्लू घाटी की बात करें तो कुल्लू घाटी दोस्तों बताना कि कुल्लू घाटी किसके बीच हमें देखने को मिलेगी। जो धौलाधार, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिब्बा या फिर लद्दाख या मध्य हिमालय। तो दोस्तों ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच हमें कुल्लू घाटी देखने को मिलेगी। तो कुल्लू घाटी दोस्तों हमें धौलाधार और पीर पंजाल के बीच देखने को मिलेगी। एक बार फिर से हम इस फैक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। कुल्लू घाटी दोस्तों हमें धौलाधार और पीर पंजाल के बीच हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कुल्लू घाटी क्या है दोस्तों हमें धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच हमें देखने को मिलेगी। अगला दोस्तों फैक्ट देखेंगे, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो दोस्तों हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा दोस्तों फिर हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा और कंचनजंगा दोस्तों क्या है हमें सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट की बात की जा रही है कि पश्चिमी घाट क्या है? एक भू अवशिष्ट पर्वत है, एक मोरदार पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है या भ्रंश कगार है? तो दोस्तों इसका आंसर है भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट क्या दोस्तों हमारा एक भ्रंश कगार के रूप में हम देखते हैं। तो पश्चिमी घाट क्या है हमारा एक भ्रंश कगार हमें देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी। तो दोस्तों हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है मतलब जो हमारा सबसे दक्षिणी क्षेत्र का जो भारत है इसकी बात की जा रही है, तो इसके अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें कौन सी? अनाईमुड़ी देखने को मिलेगी, डोडा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, और महेंद्रगिरी या नीलगिरी। तो अनाईमुड़ी का दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें देखने को मिली। तो प्रायद्वीपीय भारत में अनाईमुड़ी क्या है सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ी बताया जाता है। तो इलायची की पहाड़ी हमें केरल में देखने को मिलेगी, राइट। तो इलायची की पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? इलायची की पहाड़ियाँ दोस्तों हमें केरल में देखने को मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करना है। महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में दोस्तों सबसे पहले हमें क्या है इधर महादेव पहाड़ी दिखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें सह्याद्री और सतपुड़ा, तो इधर सतपुड़ा पहाड़ी देखने को मिलेगी और फिर बाद में सह्याद्री पहाड़ी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है महादेव, उसके बाद सतपुड़ा और फिर सह्याद्री, ठीक है। तो 1 3 2 1 3 2 हमारा आंसर आएगा, राइट। तो 1 3 2 हमारा ये आंसर देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें बताना है। तो दोस्तों ये पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ में छोटा नागपुर के जो पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जा रही है। तो छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें दोस्तों पारसनाथ देखने को मिलेगी।
पारसनाथ देखने को मिलेगी, है ना। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी हमें पारसनाथ देखने को मिलेगी। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में शबरीमाला स्थित है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि किस में से शबरीमाला स्थित है। दोस्तों शबरीमाला हमें केरल में देखने को मिलेगा, राइट। तो केरल में क्या है दोस्तों, हमें शबरीमाला देखने को मिलेगा। केरल में क्या है दोस्तों, हमें शबरीमाला स्थित देखने को मिलेगा। तो केरल में क्या है, शबरीमाला केरल में हमें स्थित देखने को मिलेगा। अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों पूछाएगा किस राज्य में, तो ये हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो अरावली पर्वत श्रेणी हमें दोस्तों राजस्थान में देखने को मिलेगी। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो पूछा है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं? उत्तराखंड का तो है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों तीनों हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उत्तराखंड यस, सिक्किम यस, हिमाचल प्रदेश यस डेफिनेटली। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसमें पूछा गया है दोस्तों कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो अरावली, कुन्नुल, काराकोरम, हिंदू कुश। दोस्तों अरावली पर्वत क्या है दोस्तों, हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग हमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। अगली बात करेंगे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, मतलब हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताना है ये कौन सी। तो दोस्तों ये पूर्वी चोटी नामचा वर्मा हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पूर्वी चोटी दोस्तों हमें नामचा वर्मा देखने को मिलेगी। और ये कहाँ है बताइए आप, अभी कभी हमने पीछे पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नर्मदा नदी एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा नदी एवं तापी नदी के मध्य कौन स्थित है? तो दोस्तों इधर बह रही है नर्मदा नदी, इधर बह रही है तापी नदी। अब बताना यहाँ कौन सी पहाड़ी है। तो दोस्तों ये अरावली बिल्कुल भी नहीं है, सतपुड़ा है या राजमहल है या विंध्य है। तो ये हमें सतपुड़ा देखने को मिलेगी। तो ये हमें क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी देखने को मिलेगी। सतपुड़ा पहाड़ी हमें देखने को मिलेगी, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा सतपुड़ा पहाड़ी, राइट। तो नर्मदा और तापी, सतपुड़ा पहाड़ी क्या है, नर्मदा और तापी। तो हमारा जो सतपुड़ा क्या है, नर्मदा और तापी के बीच में क्या है, वाटर डिवाइडेंट का काम भी करता है, राइट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी, तो ये हमें क्या है, सिडल पीक देखने को मिलेगी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी क्या है, सेडल पीक हमें देखने को मिलेगी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी हमें क्या है, सेडल पीक देखने को मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीपली घाट दर्रा पूछा गया दोस्तों कि जो पीपली घाट दर्रा है किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो ये हमें अरावली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पीपली घाट दर्रा हमें अरावली में देखने को मिलेगा, पीपली घाट दर्रा हमें अरावली में देखने को मिलेगा। जोजिला दर्रा दोस्तों ये क्या है, हमें श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो ठीक है, ये हमें श्रीनगर से लेह को जोड़ता हुआ देखेगा। जोजिला दर्रा क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा की यदि बात की जाए दोस्तों, तो बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा की यदि बात करें दोस्तों, तो बोमडिला भारत के किस राज्य में है। तो ये हमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बोमडिला क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का आंसर क्या दोस्तों, बोमडिला हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर से बोल लीजिए, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। तो जम्मू से लेकर श्रीनगर का मार्ग दोस्तों हमें देखने को मिलेगा बनिहाल दर्रा, राइट। तो बनिहाल दर्रा हमें देखने को मिलेगा। तो बनिहाल दर्रे से क्या दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर की यदि बात करें तो ये बनिहाल दर्रा हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं, मतलब गलत हमें बताना है। लिपू लेक उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो दोस्तों हमें नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नाथुला इधर है और अरुणाचल प्रदेश इधर है, तो यहाँ से यहाँ का कोई लिंक हमें नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों क्या है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो नाथुला दर्रा की बात करें दोस्तों, नाथुला दर्रा हमें अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। बाकी लिपू लेक उत्तराखंड में है, यस बिल्कुल है। और फिर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यस। पालघाट दर्रा केरल, यस बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से किससे होकर जाने वाले लोग का रास्ता है, ठीक है। तो निम्नलिखित दर्रे में से क्या है, किससे होकर लेक जाने का रास्ता है। इसका आंसर दोस्तों जोजिला दिया है। तो दोस्तों पहली बात तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ठीक है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगा। इसका आंसर है बुर्जिल दर्रा और जोजिल दर्रा, ठीक है। जोजिला और बुर्जिल दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो बुर्जिल और जोजिल दर्रा क्या जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगा। सूची 1 को सूची 2 से करना, एक तरफ पर्वतीय दर्रे हैं और एक तरफ
उस संबंधित राज्य हमें देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों, क्या है, माना दर्रा। तो ये दोस्तों कहाँ हमें देखने को मिलेगा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और शिवकिला दर्रा। तो इसका आंसर क्या है, तो माना दर्रा दोस्तों कहाँ है, हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो मान दर्रा या माना दर्रा हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाथुला दर्रा हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो नाथुला दर्रा हमें कहाँ, सिक्किम में देखने को मिलेगा। और यदि बात करें तो जोजिला दर्रा हमें जम्मू कश्मीर में, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जोजिला दर्रा क्या है, जम्मू कश्मीर में है। और शिवकिला दर्रा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से हम दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। शिवकिला हमें हिमाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू कश्मीर, जैसे जोजिला और जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस तरह से हम भी याद रख सकते हैं। शिवकिला की यदि बात करें, शिवकिला हमें हिमाचल प्रदेश में, और नाथुला क्या है दोस्तों, नाथुला हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माना उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में और शिवकिला हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम बताना। तो दोस्तों अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम बताना है, ठीक है, या घटता हुआ, तो घटता हुआ क्रम बताना है, ठीक है, लंबाई के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो दोस्तों जिन लोगों को लंबाई याद हो या तो फिर कॉमन सेंस के आधार पर इसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हमें ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा हमें देखने को मिलेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, राइट। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में दोस्तों क्या है, मेघना, पद्मा, सांगपो। तो दोस्तों इसमें हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को दोस्तों हम पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर यही पद्मा बाद में क्या है दोस्तों, मेघना भी बनती है, राइट। बाद में बात करेंगे भारत की सबसे अधिक नौगम में दो नदियां। तो भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसके अंदर हम नाव या नेविगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अंदर दोस्तों हम नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अंदर हम नेविगेशन या नाव चालन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो दोस्तों पूछा रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो दोस्तों पूछा कि तिब्बत में मानसरोवर, ठीक है, ये हमें क्या है दोस्तों, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी का हमें देखने को मिलेगा। तो इन सभी का तो सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी हमें देखने को मिलेगी। तो इन सभी का दोस्तों मानसरोवर क्या है, मानसरोवर झील के पास से इन सभी नदियों का उद्गम हमें देखने को मिलेगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम ये देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो दोस्तों ये हमें क्या है, गंडक, कोसी, तापी। तो कोसी नदी को हम एक विनाशक नदी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये किसका शोक कहते हैं, इसको बताइएगा, ठीक है। वे दो प्रमुख नदियों की बात करना हमें कि दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो दोस्तों ये हमें नर्मदा नदी और सोन नदी देखने को मिलेगी। तो नर्मदा और सोन की यदि बात करें, नर्मदा दोस्तों हमें क्या है, इस तरह बहती हुई दिख जाएगी और सोन नदी ऐसी बहती हुई दिख जाएगी, राइट। तो हम क्या है, अलग अलग दिशा में हमें बहती हुई दिखेगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक कौन सी, तो दामोदर नदी को हम क्या दोस्तों, बंगाल का शोक कहते हैं, राइट। तो दामोदर नदी क्या दोस्तों, बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी क्या है, बंगाल का शोक कहलाती है, इसको याद रखना है। ये भी दोस्तों हमारे लिए एक क्या है, पका पकाया और ज़्यादा अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और बिहार का शोक कौन सी कहलाती है, बताइएगा, ठीक है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी की बात करें तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो यस, तवा नदी क्या है, नर्मदा की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। इंदौर के समीप जाना पावा पहाड़ी से कौन सी नदी। तो दोस्तों यहाँ से हमें चंबल नदी देखने को मिलेगी। तो इंदौर के पास दोस्तों जो जाना पावा पहाड़ी है, वहाँ से हमें क्या, चंबल नदी का उद्गम स्रोत देखने को मिलेगा। इंदौर के समीप क्या है, इंदौर के समीप स्थित जाना पावा की पहाड़ी हमें चंबल नदी का स्रोत देखने को मिलेगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात से निकलती है। तो दोस्तों ये पूछा रहा है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात से निकलती है। तो दोस्तों कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात से का निर्माण करती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी में क्या है, कपिलधारा जलप्रपात हमें देखने को मिलेगा जो भेड़ाघाट में स्थित है। 79 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। तो दोस्तों डेल्टा कौन नहीं बनाएगी, जो अरब सागर में गिर रही है। तो दोस्तों अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है, राइट। तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और वो क्या है दोस्तों, डेल्टा नहीं बनाती। बाकी गोदावरी, गंगा और महानदी ये सभी क्या है दोस्तों, क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसलिए दोस्तों ये हमें डेल्टा बनाती हुई दिखती हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर क्या है, ताप्ती नदी, राइट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण भारत की नदियों की बात करें गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा और कावेरी। तो दोस्तों गोदावरी नदी क्या है हमें सबसे लंबी नदी, अभी हमने देखा था कि दोस्तों सबसे लंबी नदियों में गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और फिर नर्मदा। तो ठीक है, हमें आंसर मिल गया इसका। गोदावरी नदी क्या है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी देखने को मिलेगी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, मतलब ऐसी नदी दोस्तों जिसका उद्गम भी भारत में हो और उसका मुहाना भी भारत में है, तो ये दोस्तों हमें कहाँ गोदावरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में ये तो यस। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में चलती है, ब्रह्मपुत्र चीन से आती है, ठीक है, और नर्मदा नदी क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी का भी मुहाना उद्गम स्थल और मुहाना दोनों भारतीय। यस दोस्तों, इसका आंसर हमारा गोदावरी नदी देखने को मिल रहा है, राइट। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में। तो कावेरी नदी दोस्तों ये हमें कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा, कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद दोस्तों हमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हमें देखने को मिलेगा। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी। तो दोस्तों पंचगंगा ये सब कृष्णा की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। पंचगंगा और दूधगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। पंचगंगा और दूधगंगा क्या दोस्तों, पंचगंगा दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी। पंचगंगा दूधगंगा क्या है, कृष्णा की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वह नदी ये हमें गंगा देखने को मिलेगी। तो ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों हमें गंगा नदी देखने को मिलेगी। दोस्तों हमने पढ़ा भी था कि सबसे बड़ी नदियों में क्या है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और फिर नर्मदा। तो ये बहने वाली वहाँ की जगह दोस्तों यहाँ लिखा होगा बहने वाली, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो नर्मदा इसका आंसर दोस्तों, ये तो पका पका है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है, ये अमरकंटक से निकलती है। तो यस, अमरकंटक से तो निकलती है। क्या पूछ रहा है, सभी सही हैं सिवाय एक के, तो मतलब गलत बताना है। अमरकंटक से निकलती है, यस बिल्कुल निकलती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, गलत। महाकालेश्वर हमें नहीं देखने को, ये तो उज्जैन में देखने को मिलेगा। और ये हमें क्या दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ये मार्बल रॉक के लिए, यस मार्बल रॉक के समूह के बीच से बहती इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी बनाया जा रहा है, यस। तो इसका आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, ये तो दोस्तों हमें उज्जैन में देखने को मिलेगा, गलत है हमारा। तो ये हमारा सिवाय इसके। लूनी नदी किस में गिरती है। तो लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, क्या नई कच्छ के रण में गिरती है, क्योंकि दोस्तों लूनी नदी क्या है भारत के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों कच्छ का रण आंसर हमारा आंसर देखने को मिला। तो लूनी नदी क्या दोस्तों कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से बहती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो दोस्तों गोदावरी महाराष्ट्र से तो निकलती है और ये आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, ठीक है, तो वो फिर अरब सागर में गिर जाती है। तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हमें दोस्तों आंसर इसका लगाना है। आंध्र उड़ीसा तो दोस्तों बिल्कुल ही कट जाएगा, महाराष्ट्र कर्नाटक भी कट जाएगा, उड़ीसा फिर से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो सबसे बड़ा नदी मुख है ना, सबसे बड़ा नदी मुख हमें बताना कि कौन सा है। तो ये हमें दोस्तों हुगली नदी देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हुगली नदी क्या है सबसे बड़ा नदी मुख हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हुगली नदी क्या है सबसे बड़ा नदी मुख देखने को मिलेगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी। तो ये दोस्तों हमें क्या है सिंधु नदी देखने को मिलेगी, है ना। तो पंजाब के निर्माण में सबसे बड़ी नदी हमें देखने को मिलेगी सिंधु नदी। कौन सी नदी है यमुना नदी में नहीं मिलती। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। केन यस मिलती है, बेतवा मिलती है, सोन मिलती है, चंबल दोस्तों नहीं मिलती। तो सोन हमें नहीं मिलती है। सोन क्या है किसी और नदी में मिलती है। तो बताइएगा सोन किसकी सहायक नदी है, फिर बाद में फिर ये नदी है यमुना में मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों पूछा रहा है कि कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो दोस्तों चेनाब और सतलज, सतलज दोस्तों चीन तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से हमें मानसरोवर से निकलती हुई देखने को मिलेगी। बाकी व्यास, चेनाब, रावी ये दोस्तों क्या है जम्मू कश्मीर के एरिया से हमें निकलती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है सतलज नदी, राइट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की गाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये क्या पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी। तो माही नदी क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिरती, खंबात, ठीक है।
पार्वती नदी क्या है? सहायक नदी है। बताइए किसकी सहायक नदी है? भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी तो कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है, तापोवन से निकलती है, कहाँ से? तो गोमुख से निकलती है, हमें सबको पता होना चाहिए, तो है ना। गंगोत्री, ग से भागीरथी, भागीरथी दोस्तों कहाँ से निकलती? गोमुख से निकलती। तो भागीरथी नदी कहाँ दोस्तों? गोमुख से निकलती हुई हमें देखने को मिलेगी। सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो दोस्तों सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, उसका हमें आंसर बताना है। इसका आंसर दोस्तों क्या है? सतलज नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी निकलती है, क्योंकि दोस्तों ये कहाँ से? मानसरोवर से होकर आती है, निकल कर आती है। तो चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी की दोस्तों, ये चंबल नदी कहाँ से? इंदौर से निकलती है। फिर ये हमें कहाँ, किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर आएगा ही, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और क्या है? राजस्थान में भी इसका एरिया हमें देखने को मिलेगा। तो चंबल नदी क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रवाह के साथ पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उसमें नर्मदा नदी जो है असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों? तो क्यों बहती है नर्मदा पश्चिम की ओर? ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है? रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए दोस्तों क्या है? ये अपना अलग रूप पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, जो नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट वैली में, है ना। अवनत मतलब इस, अवनत का मतलब दोस्तों इस तरह से झुकी हुई रिफ्ट वैली में बहती है, तो ठीक है, ये हमें देखने को इसका आंसर मिलेगा, राइट। तो क्या दोस्तों? नर्मदा नदी क्या रिफ्ट वैली में बहती है, तो नर्मदा नदी क्या पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट वैली की द्रोणिका से होकर बहती है, इसलिए ये पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब हमें रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नर्मदा महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, यही तो आंसर गलत है, नहीं। दोस्तों महानदी का छत्तीसगढ़, यस बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का महाराष्ट्र, यस। कावेरी नदी का आंध्र प्रदेश में, गलत है, ठीक है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश में, यस। तो कावेरी नदी दोस्तों हमें आंध्र प्रदेश में, ये भी क्या है दोस्तों? हमें महाराष्ट्र से निकलती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका आंसर है कावेरी। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? तो दोस्तों अमरकंटक की बात की जाएगी, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी, है ना। माही नदी नहीं निकलती, ना ही दामोदर, ना ही ताप्ती, ये अमरकंटक से दोस्तों हमें नर्मदा नदी निकलती हुई देखने को मिलेगी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों गोदावरी बिल्कुल भी नहीं गिरती, महानदी भी नहीं, माही भी नहीं, लेकिन हमें देखने को कृष्णा, ना ही कृष्णा, तो माही नदी गिरती है। तो माही नदी क्या है दोस्तों? नर्मदा के ऊपर बहती है, तो ये माही नदी क्या है दोस्तों? हमें इसके ऊपर लूनी, फिर नर्मदा, फिर तापी, तो क्या है? माही, नर्मदा, तापी, ये तीनों ही तीनों क्या दोस्तों? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हमें देखने को मिलेगी। तो ये होगा दोस्तों आज के हमारे टेस्ट के 100 क्वेश्चन। आई होप आपका इससे टेस्ट से बहुत शानदार रिवीजन भी होगा और साथ में कुछ नए फैक्ट भी मिले होंगे। सो आई होप दिस टेस्ट वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ठीक है।